हेलो गाइस, द नेक्स्ट फाइबर इज वूल। यानी हमारे जो नेचुरल फाइबर्स हैं, प्राकृतिक रूप से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उनमें जांतव स्रोतों से प्राप्त रेशों में जो अगला हमारा फाइबर है वो है ऊन, जिसको हम वूल भी कहते हैं। यदि हम वूल या ऊन के इतिहास की तरफ जाएं और ओरिजिन की तरफ जाएं, उद्गम की तरफ जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊन की प्राप्ति जानवरों के शरीर पर उगने वाले बालों से होती है। बाल जो हैं वो पशुओं के शरीर पर प्राकृतिक रूप से ठंड, धूप, पानी, गर्मी आदि से रक्षा हेतु उत्पन्न होते हैं। बाल सहित खाल के आवरण द्वारा, यानी बाल कैसे काम मिलेंगे? विद खाल। तो बाल सहित खाल के आवरण द्वारा शरीर की ठंड से रक्षा होने से तथा लाभदायक अनुभवों से मानव को खाल से परिधान बनाने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला। बहुत दिनों तक प्रयोग करने के बाद इन खालों पर के बाल गर्मी आदि से सटने लगते थे। ये देखकर मानव को बालों से सटाकर अर्थात उसकी फेल्टिंग करके वस्त्र बनाने की प्रेरणा मिली। जोड़कर उनको जिसको हम फेल्टिंग कहते हैं, उससे वस्त्र बनाने की प्रेरणा मिली। बालों में दबाव एवं ताप से आपस में सट जाने का गुण होता है। इसी समय से बालों को आपस में इंटरलॉक करके या फंसा करके और जमा करके, यानी फेल्टिंग द्वारा, इंटरलॉक एंड फेल्टिंग द्वारा वस्त्र बनाना प्रारंभ हुआ। ये वस्त्र बाल रहित खाल वाले आवरण से अधिक सुविधाजनक साबित हुए। आवश्यकता पड़ने पर पशुओं की त्वचा के बालों को काटकर, मटकर डोरियां और रस्सियां बनाने की प्रक्रिया से मानव को बालों को बंटकर पतले धागे तैयार करने की प्रेरणा मिली और इन धागों के निर्माण के प्रारंभ होने के साथ ही ऊनी वस्त्रों के निर्माण का क्रमबद्ध या चरणबद्ध इतिहास शुरू होता है। बाल सहित खाल की प्राप्ति के लिए अधिकतर पशुओं को मार दिया जाता था, किंतु पशुओं को मार देने से उस विशेष प्रजाति के जानवर की जाति ही समाप्त होने लगी। अतः इसके बाद में इस बात का प्रयत्न किया जाने लगा कि जानवरों से बाल भी प्राप्त हो जाएं, साथ ही जानवरों को मारना भी न पड़े, और जीवितावस्था में ही बालों को प्राप्त करने से बढ़ती हुई मांग की लगातार पूर्ति करना संभव हो सकता था। फलस्वरूप इसी समय के बाद से पशुओं के शरीर से बालों को काटकर, उन्हें जमाकर अथवा पतले धागों में बांटकर उनसे बुनाई करने अथवा निटिंग के द्वारा वस्त्र निर्माण का कार्य होने लगा। इंग्लैंड में बहुत प्राचीन काल से, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट 80 ईयर्स से ही श्रेष्ठ ऊनी वस्त्र बनाने का काम होने लगा। वहाँ के ऊनी वस्त्र संसार भर में प्रसिद्ध थे। बहुत सूक्ष्म एवं उत्तम ऊनी वस्त्र वहाँ के सम्राटों की पोशाक में सम्मिलित किए जाते थे। शीत प्रधान देश होने के कारण यूरोप के सामान्य लोग भी ज़्यादातर ऊनी कपड़ों का ही प्रयोग करते थे। यूरोप में 13वीं शताब्दी तक सबसे अच्छा ऊन स्पेन में उत्पन्न होता था, जो कि मेरिनो वूल के नाम से प्रसिद्ध था। यूरोप के अन्य देशों में भी यहीं से मेरिनो भेड़ मंगवाकर अपने यहाँ के ऊन की किस्म को उन्नत किया गया। आजकल भी मेरिनो ऊन संसार के अनेक देशों में तैयार किया जाता है और यह उत्कृष्ट कोटि का होता है। भारत अति प्राचीन काल से ही ऊन से बने सुंदर वस्त्रों तथा कंबलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन काल से ही शरीर को गर्म शॉलों से ढकने की प्रथा प्रचलित थी, जिसके सबूत हमें मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त प्रतिमाओं से मिलते हैं। वेद पुराणों के युग में पशुओं की खालों का शरीर आवरण के रूप में ऋषि मुनि प्रयोग करते थे। इसके बाद से ही ऊनी वस्त्रों के निर्माण में उन्नति होती गई। कुछ दिनों के बाद भारत में ऊन से ऐसे सुंदर वस्त्र बनने लगे जिनकी प्रसिद्धि संसार भर में हो गई थी। कश्मीर के पश्मीना शॉल अत्यंत प्राचीन काल से ही संसार भर के लिए आश्चर्य की वस्तु रहे हैं। महाभारत में भी इन शॉलों का उल्लेख मिलता है। यूरोप में भी इन शॉलों की पूरी
खपत थी। पश्मीना शॉल अत्यंत सूक्ष्म और वजन में हल्के होते हैं और इनके अत्यधिक गर्म रहने का गुण भी इनमें विद्यमान होता है। यानी वजन में हल्के और पतले होने के बाद भी ये गर्माहट बहुत अच्छी देते हैं। मुगल बादशाहों ने कश्मीर के ऊनी शॉल बनने के उद्योग को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। उनके प्रश्रय एवं संरक्षण में वहाँ ऊनी शॉलों के निर्माण संबंधी उद्योग खूब फूलने फलने लगा। मुगल बादशाहों के प्रोत्साहन से इनकी प्रसिद्धि दूर दूर के देशों में फैलने लगी। मुगल सम्राटों के आपसी उपहारों के लेन देन में भी इन शॉलों का महत्वपूर्ण स्थान था। कश्मीर के पश्मीना शॉल जैसा सूक्ष्म, बारीक एवं सुंदर वस्त्र संसार भर में कहीं भी नहीं बनते थे। तो ऐसे जो भी अनमोल वस्त्र होते थे वो राजा लोग थे, वो आपस में उपहार के स्वरूप एक दूसरे को भेंट दिया करते थे। लेकिन अंग्रेजी राज्य में जब अंग्रेजों का शासन भारत में आया तब इस उद्योग की अवनति हुई, क्योंकि अंग्रेज उपनिवेशवादी थे। उन्हें कला को प्रोत्साहन देने का समय ही नहीं था। इन्हें बनाने वाले यानी वस्त्र को बनाने वाले तमाम लोग इस काम को छोड़कर दूसरे कामकाज से अपनी जीविका उपार्जन करने लगे, जिसका इस कला पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव पड़ा। कला का ह्रास हो गया और आज अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिए जाने पर भी प्राचीन काल के समान कलात्मक एवं सौंदर्यपूर्ण शॉल अब निर्मित नहीं हो पाते। यह कला सदैव से पैतृक रही है, अर्थात पिता से पुत्रों को प्राप्त हुई है। जीविकोपार्जन के अन्य साधनों को अपना लेने से उंगलियों की कला सदैव के लिए लुप्त सी हो गई है। स्वतंत्र भारत में कश्मीर की इस कला को पुनर्जीवित करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, फिर भी उनमें अब पहले की तरह का सौंदर्य देखने को नहीं मिलता है। प्राचीन काल में इसे कला के नमूने के रूप में तैयार किया जाता था, पीस ऑफ आर्ट के रूप में। राजा महाराजाओं के लिए कश्मीरी कारीगर इन शॉलों को विशेष रूप से व्यक्तिगत रुचि के साथ बनाते थे और मुँह मांगा पुरस्कार या इनाम लेते थे। अनोखी एवं अजूबी वस्तु बनाने के लिए इन्हें राजाओं से प्रोत्साहन भी मिलता था। उस समय की कला धन के लिए नहीं बल्कि कला के लिए होती थी। कला के हर नमूने में कलाकार का व्यक्तित्व परिलक्षित होता था। आजकल इस उद्योग को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसके कई ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुल चुके हैं। इसके बावजूद आज की शॉलों में वह सौंदर्य दिखाई नहीं देता। आजकल यह कश्मीर के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है तथा अनेक लोगों की जीविका चलाने का साधन भी है। इन शॉलों की बिक्री का प्रबंध भी सरकार करती है। कश्मीर में पश्मीना के अतिरिक्त शाहतुरन, नमदा, लुई, गाभा, गर्म चादरें, कोट आदि बनते हैं और विदेशी पर्यटक इनके सबसे बड़े खरीदार हैं और क्योंकि विदेशों में इनको बहुत अधिक पसंद किया जाता है। आजकल ऊन सभी देशों में उत्पन्न की जाती है। किसी स्थान पर उत्तम श्रेणी का ऊन होता है तो कहीं कहीं पर यह साधारण किस्म का। लेकिन अब भी कश्मीर के पश्मीना शॉल और पर्शियन कारपेट जैसे सुंदर टिकाऊ वस्त्रों की बराबरी के वस्त्र और कहीं भी नहीं बनते हैं। ऊन प्रमुख रूप से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्रिटिश द्वीप, अफ्रीका और अमेरिका में उत्पन्न किया जाता है। स्थान विशेष की जलवायु, आहार, देखरेख तथा पशुओं का स्वास्थ्य ऊन की किस्म और श्रेणी को प्रभावित करते हैं। उत्तम श्रेणी का ऊन तैयार करने के लिए भेड़ों को विशेष रीति से पालना पड़ता है। उष्ण जलवायु वाले स्थानों की भेड़ों से प्राप्त ऊन कड़ा और उसका तार की तरह चमकीला होता है। ऊन कड़ा और तार की तरह चमकीला होता है। वहीं ठंडी जलवायु वाले स्थानों का ऊन नरम और कोमल होता है और उनमें आपत्तिजनक चमक भी नहीं होती। ऐसे ऊन अच्छी किस्म के वस्त्रों के निर्माण में काम आते हैं। प्रायः सभी ऊन मुख्यतः भेड़ों से ही प्राप्त की जाती है, किंतु कुछ ऊन घोड़े, ऊंट, खरगोश, हिरन, मृग, लोमड़ी, बकरी आदि से भी मिलती है। कुछ विशेष प्रजातियों के पशुओं के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। इनसे प्राप्त बालों से बने वस्त्र बहुत ही बहुमूल्य होते हैं क्योंकि ये बहुत अल्प मात्रा में या कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये अति सुंदर और विशिष्ट श्रेणी के होते हैं। इन्हें विशिष्ट हेयर फाइबर भी कहते हैं, स्पेशल हेयर फाइबर कहलाते हैं। ये दुर्लभ पशु संसार के विशिष्ट प्रदेशों में ही दिखाई देते हैं।
इन पशुओं के पालने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, यानी इनका पालन भी एक रोजगार के रूप में उपलब्ध है, परंतु अभी तक सभी में सफलता नहीं मिल पाई है। और यह बात भी है कि इनमें से प्रत्येक पशु के शरीर से बहुत कम मात्रा में ऊन मिलती है। आवश्यक मात्रा में ऊन प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम और समय लगता है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे एक कोट बनाने के लिए लगभग 40 पशुओं से प्राप्त ऊन की आवश्यकता होती है। जैसे ऐसे बाल वाले रेशे किन के हैं? ऊँट, जिनसे मोहेर, कैश्मीर, लामा, अल्पाका और विक्यूना, ये कुछ पशुओं के नाम हैं जिनसे बहुत कम मात्रा में ऊन प्राप्त होती है, लेकिन वो रेयर होते हैं। तो बहुत सारे जानवरों से जब हम ऊन प्राप्त करते हैं तब जाकर के कोई एक वस्त्र तैयार हो पाता है। विश्व का सबसे महंगा कोट विक्यूना के बालों से बनता है। ये वस्त्र अपनी सूक्ष्मता और उत्कृष्ट सौंदर्य में अपूर्व एवं अद्वितीय होता है। विक्यूना के बालों से बने कोट को मिंक कोट भी कहते हैं और ये अत्यधिक मूल्य के होते हैं और संसार भर में गिने चुने लोगों के पास ही उपलब्ध हैं। क्यूवेट एक कस्तूरी लोमड़ी से प्राप्त दुर्लभ और अद्वितीय सौंदर्ययुक्त रेशा है जो अलास्का में मिलता है। एक वर्ष में एक पशु से सिर्फ 5 पाउंड ऊन प्राप्त होती है। 1 पाउंड होती है 400 ग्राम के बराबर, यानी 5 और 20 यानी 2 किलो के आसपास ऊन आपको एक पशु से एक वर्ष में प्राप्त होती है, इसलिए यह बेशकीमती होता है। फ्रांस के अंगोरा खरगोश से प्राप्त रेशे भी बहुत सुंदर होते हैं तथा प्रत्येक पशु से सिर्फ कुछ औंस ही ऊन प्राप्त होती है। यह शुद्ध, श्वेत और उज्ज्वल होती है। वास्तव में ये रेशे विशिष्ट बाल रेशे कहलाते हैं। इनमें ऊन के सब गुण होते हैं, परंतु ये ऊन से महंगे पड़ते हैं। इनमें से कुछ सस्ते रेशों में मिलाकर प्रयोग किया जाता है और ये सब बाल रेशे कीमती वस्त्रों के निर्माण में काम आते हैं, जिन्हें संसार के सुंदरतम वस्त्रों की श्रेणी में स्थान प्राप्त है और गिने चुने या बहुत ही जो वीआईपी लोग हैं वही इनका प्रयोग कर पाते हैं। संसार भर में जितने भी ऊनी वस्त्र बनते हैं उनका अधिकांश भाग पेड़ों से प्राप्त होता है। भेड़ें अनेक प्रजातियों की होती है और मैरिनो जाति की भेड़ों से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। कुछ साधारण किस्म की भेड़ों से निम्न वर्ग का ऊन प्राप्त होता है और ऐसे ऊन से साधारण कंबल और रग बनाए जाते हैं। इन दोनों श्रेणियों के बीच अनेक प्रकार की जातियों की भेड़ों से अनेक वर्ग के ऊन मिलता है और विभिन्न श्रेणी के ऊनी वस्त्रों का निर्माण होता है। एक ही भेड़ के शरीर के विभिन्न स्थानों से अलग अलग श्रेणी का ऊन प्राप्त होता है। मुलायम, बारीक और लंबाई के हिसाब से प्रथम वर्ग का ऊन भेड़ के कंधों से लेकर दोनों तरफ के पेट वाले भाग से मिलता है। सिर से लेकर पीठ तक का ऊन दूसरे और मध्यम वर्ग का है और शेष स्थानों से प्राप्त ऊन निम्न श्रेणी का माना जाता है। यदि बारीकी से देखा जाए तो प्रत्येक भेड़ के शरीर से 15 से 20 श्रेणी का ऊन प्राप्त होता है। जीवित भेड़ के शरीर का ऊन उत्तम होता है। मेमनों के शरीर से प्राप्त ऊन सर्वोत्तम होता है। पशुओं को विधि पूर्वक पालकर उनके स्वास्थ्य की पूर्ण देखभाल करके उन्हें उत्तम भोजन और अन्य सुविधाएं देकर उनके शरीर पर स्वस्थ और कोमल तथा उत्तम किस्म के बाल उत्पन्न करवाना कपास या सन की खेती करने से कहीं अधिक कठिन काम है। और यही कारण है कि ऊनी वस्त्र महंगे होते हैं, लेकिन उनसे जो सुख, गर्मी और आराम मिलता है वह अन्य रेशों से बने वस्त्रों से प्राप्त नहीं हो सकता। यह एक कोमल रेशा है और बहुतायत से नहीं मिलता, अतः इसका मूल्य अधिक होना स्वाभाविक है। ऊनी वस्त्र अत्यंत मूल्यवान होते हैं और इन्हें बार बार बनाना संभव नहीं हो पाता, अतः इनका विवेकपूर्ण चयन तथा भली भांति देखरेख और संरक्षण करना एक जरूरी काम है। आज के लिए बस इतना ही। ऊन की श्रेणियों की बात हम अपनी अगली